हेलो दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 1 की धारा 2 के लास्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने सेक्शन 2 सब क्लॉज 26 तक की धाराओं को देखा है। अब हम आज उसके आगे की धाराओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 27 लोक मतलब पब्लिक के बारे में बताता है, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 12 के अंतर्गत पढ़ते थे। लोक यानी जनता, तो लोक के अंतर्गत कोई भी जनता, जनता का कोई भी वर्ग, जनता का कोई भी समुदाय इस शब्द के अंतर्गत आएगा। सेक्शन 2 सब क्लॉज 27 लोक सेवक के बारे में बात करता है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 21 के अंतर्गत पढ़ते थे। इसमें ये बताया गया कि लोक सेवक शब्द के अंतर्गत वह सभी व्यक्ति आएंगे जिनका वर्णन ए से लेके के तक के क्लॉज में किया गया है। स्पष्टीकरण के काम में बताया गया कि ऊपर जो ए से लेके काम में जो भी व्यक्ति वर्णित हैं वो सभी लोक सेवक होंगे, चाहे उन्हें सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया हो या नहीं किया गया हो। बी में बताया गया है कि वो सभी व्यक्ति जो लोक सेवक के पद पर हैं, भले ही वो किसी त्रुटि पूर्वक उस पद पर पहुंचे, वो लोक सेवक समझे जाएंगे। नेक्स्ट बताया कि कोई भी निर्वाचन शब्द के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन का कार्य कर रहा है वो भी इसके अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। यहाँ पे एक दृष्टांत की बात की गई जिसमें बताया गया कि नगर पालिका आयुक्त जो होगा वो भी लोक सेवक होगा। सेक्शन 2 सब क्लॉज 29 विश्वास करने का कारण के बारे में बात करता है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 26 के अंतर्गत पढ़ते थे। कोई भी व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। अर्थात अगर किसी व्यक्ति के पास किसी बात को विश्वास करने का पर्याप्त कारण है तो ये माना जाएगा कि वो विश्वास करने का कारण उसके पास है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 30 बात करता है विशेष विधि स्पेशल लॉ के बारे में, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 41 के अंतर्गत पढ़ते थे। विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो, अर्थात कोई भी ऐसी विधि जो किसी विशिष्ट विषय, किसी विशिष्ट समुदाय को लागू होती है तो वह स्पेशल लॉ कही जाएगी। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो SC/ST एक्ट जो केवल SC/ST के समुदाय को ही लागू होता है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 31 मूल्यवान प्रतिभूति वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में बात करता है, जैसे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 30 के अंतर्गत पढ़ते थे। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द हर उस दस्तावेज को समझा जाएगा जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाता है या छोड़ा जाता है, या किसी व्यक्ति के द्वारा यह भी स्वीकार किया जाता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है। उदाहरण के तौर पर एक विनिमय पत्र के पीछे अपना नाम लिख दिया तो वह नाम लिखना क्या कहलाएगा? पृष्ठांकन कहलाएगा। और उस पृष्ठांकन को हमने किसी व्यक्ति को अंतरित कर दिया तो वह व्यक्ति उस विनिमय पत्र का विधिपूर्वक धारक हो जाएगा और उस पर एक विधिक अधिकार अंतरित हो जाएगा। उससे अर्थात यहाँ पे जो पृष्ठांकन है वो यह समझा जाएगा कि वो मूल्यवान प्रतिभूति है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 32 जलयान वेसल के बारे में बात करता है, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 48 के अंतर्गत पढ़ते थे। जलयान शब्द के अंतर्गत वह सभी चीजें आएंगी जो मानव या संपत्ति को जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बनाई गई हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 33 स्वेच्छा वॉलंटरी के बारे में बात करता है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 39 के अंतर्गत पढ़ते थे। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को स्वेच्छा से कारित करता हुआ तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों के द्वारा करता है जिन साधनों के द्वारा करने का उसका आशय था, या उन साधनों के द्वारा करता है जिन साधनों का उपयोग करते समय वह यह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका वह कार्य कारित होना संभाव्य है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 34 विल के बारे में बात करता है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 31 के अंतर्गत पढ़ते थे। विल शब्द जहां पर भी उपयोग किया जाएगा वहां ये समझा जाएगा कि हम वसीयत के दस्तावेज के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 2 सब क्लॉज 35 जो स्त्री के बारे में बात करता है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 10 के अंतर्गत पढ़ते थे। जहां पर भी बीएनएस में स्त्री शब्द का उपयोग किया जाएगा वहां पर यह समझा जाएगा कि किसी भी आयु की मानव नारी के बारे में बात की जा रही है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 36 सदोष अभिलाभ
रॉन्गफुल गेन के बारे में बात करता है, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 23 के अंतर्गत पढ़ते थे। सदोष अभिलाभ से आशय विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का लाभ प्राप्त करना है जिसका वैध रूप से हकदार लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो। सेक्शन 2 सब क्लॉज 37 सदोष हानि रॉन्गफुल लॉस के बारे में बात करता है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 23 के अंतर्गत पढ़ते थे। सदोष हानि से तात्पर्य विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि से है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति ना हो। सेक्शन 2 सब क्लॉज 38 सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना के बारे में बात करता है, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन नंबर 23 के अंतर्गत पढ़ते थे। कोई भी व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है तब कहा जाएगा जब वह ऐसे लाभ को जो उसे विधि विरुद्ध प्राप्त हुआ है उसे अपने पास रखा रहता है, या कोई भी व्यक्ति सदोष हानि उठाता तब कहा जाता है जब उसे उस लाभ से वंचित कर दिया जाता है जिसे प्राप्त करना उसका हक था। अगर हम एक इस उदाहरण के तौर पे पढ़ें, ए व्यक्ति जो है वो सी व्यक्ति जो डॉन है उसके माध्यम से बी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है, तो यहाँ पे ए व्यक्ति जो है उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाती है जो कि बी की थी, लेकिन ए व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों द्वारा उस संपत्ति को प्राप्त करता है, उस लाभ को प्राप्त करता है, तो वो वहां पे सदोष लाभ प्राप्त कर रहा है। वहीं जो बी व्यक्ति है वो सदोष हानि उठा रहा है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 39 बीएनएस में नया ऐड किया गया। इस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो भी शब्द यहाँ पे प्रयुक्त किए जाएंगे अगर वो बीएनएस में परिभाषित नहीं है तो उनका वही अर्थ निकाला जाएगा जो सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।